का जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? टिहरी राज्य आंदोलन, यानी कि टिहरी राज्य, कौन से टिहरी राज्य की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमें एक चीज पता है कि यहाँ पर एक समय में गोरखाओं का राज हुआ। गोरखाओं का अधिकार पूरे आपके कहाँ, कुमाऊं और गढ़वाल में था। और इन गोरखाओं को हराने का श्रेय या पराजित करने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटिशों को जाता है। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि गोरखाओं ने जब कुमाऊं पे आक्रमण किया तो वहां पर कोई वंश का बचा ही नहीं आगे, जो आगे चलकर क्या करे, अधिकार मांग सके। लेकिन गढ़वाल में क्या हुआ कि जो गढ़वाल का राजा मरता है, उसका एक बेटा बचा रहता है। उस बेटे का नाम क्या था? सुदर्शन शाह। क्या नाम रहता है? ये बच जाता है। और ये बार बार अंग्रेजों से क्या बातचीत करता है कि भाई आप क्या कीजिए, हमारे राज्य को मुक्त कीजिए गोरखाओं के अत्याचारों से। ये सारी चीजें हो रही थी यहाँ पे। अब अंग्रेजों के खिलाफ, जब गोरखाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ ही क्या करना शुरू कर दिया, उनके क्षेत्रों में ही कब्जा करना शुरू कर दिया, इसलिए अंग्रेज भी क्या करते हैं, गोरखाओं के खिलाफ युद्ध करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस गढ़वाल वाले क्षेत्र में अधिकार करने के लिए सुदर्शन शाह है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या रखा, एक डिमांड रख दी कि हमने आपके लिए युद्ध लड़ा है तो आप हमें 5 लाख रुपए दीजिए। अब सुदर्शन शाह 10 साल के करीब जंगल में घूमा था, तो जाहिर सी बात है पैसा तो नहीं रहा होगा। इसलिए उसके बाद पैसा नहीं रहता है तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि अलकनंदा जो नदी बहती है, इससे पूर्व वाला क्षेत्र क्या करते हैं, अपने अधिकार में ले लेते हैं। कुमाऊं को पहले से अपने अधिकार में ले चुके थे, तो कुमाऊं क्या कहलाया, ब्रिटिश कुमाऊं। और गढ़वाल का अलकनंदा नदी से पूर्व वाला क्षेत्र क्या कहलाया, ब्रिटिश गढ़वाल। अब जो पहले के गढ़वाल के लोग थे, इनका राजधानी कहाँ थी, आपके श्रीनगर में। और श्रीनगर अलकनंदा से पूर्व में पड़ता है। ये किसके पास चले गया, अंग्रेजों के पास चले गया। इसलिए यहाँ के राजा को अब अपनी राजधानी बदलनी थी और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, टिहरी में। यानी कि टिहरी क्या हो गई, एक रियासत हो गई, बाकी अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र हो गया। इसका मतलब सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। किसकी मदद से की, अंग्रेजों की मदद से की। अब देखिए, अंग्रेजों की मदद से जो क्या कर रहा है, अपना राज्य स्थापित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भैया स्वामी भक्ति भी करेगा, क्योंकि उसी की वजह से उसको क्या मिला था, अपना क्षेत्र मिला था। अब होता क्या है कि अगर आप किसी अधिकारी वर्ग में हैं या ऊपर कोई बड़े पद पे हैं, आपके पास अधिकार है, आप जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके भी ऊपर कोई अधिकारी है और वो क्या है, थोड़ा सा करप्टेड है, तो जाहिर सी बात है आप स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। तो यहाँ के राजा चाहते तो थे जनता की क्या करें, भलाई करें, लेकिन दबाव हमेशा किसका रहता था, अंग्रेजों का। और अंग्रेजों की वजह से उनको कुछ नीतियां बनानी पड़ती थी, और इस वजह से क्या हुए, टिहरी क्षेत्र में आंदोलन हुए। और इन आंदोलनों को जो लोकल भाषा है, उस भाषा में क्या कहा गया, ढंढक कहा गया। तो ढंढक शब्द आंदोलन को कहा जाता है। टिहरी रियासत में से क्या कहा गया, ढंढक कहा गया। यानी कि मेन कारण क्या है, अंग्रेज ही इसका कारण रहे, बस नाम किसका लगा, राजा का लगा। तो इन ढंढक या इन आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, तो देखिए, शुरुआत में तो जो भी चीज हो नई नई तो अच्छी ही लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है, परेशानी आने लगती है। अब जब टिहरी रियासत बनी 1815 में, वो आपका वहां से क्या हो जाते हैं, शासन शुरू कर देते हैं टिहरी रियासत में। अब सबसे पहला जो विरोध देखने को मिला वो 1824 में देखने को मिला। अब 1824 में ऐसा क्या हुआ, आपने रवाई का नाम सुना होगा। अब वो एक नदी का नाम सुना होगा, पावर नदी। पावर नदी किसकी सहायक नदी है, टोंस में सुना होगा, टोंस की सहायक नदी है। तो पावर नदी से इधर का एरिया आपका किसमें, टिहरी रियासत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, रवाई वाला एरिया। तो आता है क्वेश्चन, रवाई वाले जगह को किसमें, टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया, 1824 में शामिल किया गया। अंग्रेजों ने बाद में दिया। अब जो राजा हुआ सुदर्शन शाह, उससे पहले के राजाओं ने यहाँ पर एक जागीरदार नियुक्त कर रखा था। तो वो कैसा था, स्वतंत्र जागीरदार था। स्वतंत्र का मतलब समझते हैं कि जिस पर कोई भी बंदी से लागू नहीं होगी। और उस जागीरदार का नाम था गोविंद सिंह। क्या नाम रहता है, गोविंद बिष्ट। अब गोरखाओं का जब अधिकार हुआ तो गोरखाओं को टाइम पे भी ये स्वतंत्र जागीरदार रहा। लेकिन जैसे ही अब रवाई वाले एरिया को टिहरी रियासत में शामिल किया गया, तो अब ये क्या हो गया, राजा के अधीन हो गया। अब देखो, जो स्वतंत्र है वो किसी की अधीनता स्वीकार कैसे कर सकता है, जब आप काफी लंबे समय से क्या रहे हो, स्वतंत्र रहे हो। इसलिए इसने क्या किया, जो आपका उत्तरकाशी वाला रवाल्टा वाला एरिया है या रवाई वाला एरिया है, वहां के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ।
ठीक है, यानी कि सबसे पहला विरोध हमें कहाँ देखने को मिला टी राज्य में? रवाई में। कब? 1824 में। किसने किया था? गोविंद सिंह बिष्ट, और इसका एक सहायक था शिवदत्त नाम का। अब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों ने एक ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर क्या जारी किया कि चाहे जागीरदार कैसा भी है रियासत के अधीन, और राजा चाहे अगर कोई जागीरदार उसकी बात नहीं मानता है तो उसकी संपत्ति कुर्क भी कर सकता है। ठीक है, उसकी संपत्ति कुर्क भी कर सकता है। ये अंग्रेज बाद में नियम लाते हैं। बट बहरहाल सबसे पहला जो हमें विरोध देखने को मिला कब मिला? 1824 में मिला। ठीक है, दोबारा हमें विरोध कब देखने को मिलता है? 1835 में। और यहां पे दो लोगों का नाम आता है। एक का नाम था काशीराम। क्या नाम रहता है? काशीराम। और एक का नाम रहता है शिवराम। एक का नाम रहता है काशीराम और एक का नाम रहता है शिवराम। अब हुआ कहाँ पे होता है विरोध, और ये दो लोग का नाम क्यों आया? ये दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। जब अंग्रेज लोग युद्ध करने के लिए आए थे गोरखाओं के साथ, अब जाहिर सी बात है आप एकदम से नए क्षेत्र में कैसे अटैक कर सकते हो? आपको युद्ध करने के लिए स्थानीय शक्तियों का प्रयोग करना होगा। तो अंग्रेजों ने जब गोरखाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा तो ये दोनों लोगों ने किसकी मदद की थी? अंग्रेजों की मदद की थी। तो अंग्रेजों की मदद करने की वजह से इनको एक क्षेत्र मिल गया, सकलाना वाला क्षेत्र। अब सकलाना क्षेत्र यानी कि ये बने सकलाना के माफीदार। अब सकलाना कहाँ हुआ आपका? आपने सुना होगा देहरादून से रायपुर वाला इलाका सुना होगा, है ना? तो वो आगे आपके सकलाना रेंज पड़ती है। तो ये वहां के क्या थे? माफीदार थे। अब माफीदार थे मतलब एक दूसरी एक और चीज थी कि सकलाना देहरादून के जस्ट बगल में भी था, और टिहरी रियासत में जो अंग्रेज प्रतिनिधि था वो देहरादून में बैठता था। तो इन लोगों ने भी सोचा कि हम अपने क्षेत्र को अलग से बनाएंगे। तो इन लोगों ने मन माने कर वसूलने शुरू कर दिए। तो इनको पता है कि हम तो अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे, राजा कुछ बोल नहीं पाएगा अंग्रेजों को, इसलिए इन्होंने मन माने क्या लगाने शुरू कर दिए? कर लगाने शुरू कर दिए। इस वजह से सकलाना रेंज की जो जनता है वो क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। और करीब करीब 300 लोग देहरादून के एजेंट के पास जाते हैं कि इन लोगों ने हमारा शोषण करके रखा हुआ है, आप कुछ करिए। तो वहां पर जो अंग्रेज प्रतिनिधि रहता है वो क्या कहता है कि आप जो ये समस्या है अपने राजा के पास लेके जाओ। तो तब वो लोग किसके पास गए? राजा के पास गए, और अंग्रेजों ने एक लेटर लिख दिया राजा को। राजा को क्या लेटर लिखा कि देखो, जिस तरीके से आप अपने माफीदारों को संरक्षण कर रहे हैं वैसे आपको जनता का भी संरक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि जब अंग्रेजों ने इनको यहाँ का माफीदार बनाया तो इनके साथ इनको अधिकार भी दिए। एक तो जज होता है, जज के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, फांसी देने का, ये सारे अधिकार जज के पास होते हैं। कुछ छोटे स्तर के जज भी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के, उनके पास भी अधिकार होते हैं। हालांकि फांसी नहीं दे सकते लेकिन छोटे छोटे दंड तो दे सकते हैं। माफीदारों को द्वितीय श्रेणी का जज बोल सकते हैं आप, क्योंकि इनको इतने अधिकार मिले हुए थे, दंड दे सकते थे रेवेन्यू कलेक्ट करते टाइम पे। इसलिए 1835 में सकलाना के माफीदारों के खिलाफ क्या वो वहां की जनता ने विरोध किया था। तो दूसरा विरोध हमें कहां देखने को मिल रहा है 1835 में? सकलाना क्षेत्र में। ठीक है, किसके खिलाफ ये हुआ था आंदोलन? शिवराम और काशीराम, वहां के माफीदारों के खिलाफ। ठीक है, लेकिन जिसको एक बार थोड़ा सा आदत पड़ गई आजादी की तो वो जल्दी से तो नहीं मानता है। तो यहाँ वाले क्षेत्र में फिर से, क्योंकि देखो रवाई एक भारत से जुड़ा हुआ जगह थी, सकलाना में इसलिए थोड़ा ज्यादा विरोध हो रहा था क्योंकि देहरादून के पास है, तो जल्दी से अपना राजनीतिक एजेंट के पास अपनी बातचीत भी कर लेते थे। इसलिए दूरस्थ क्षेत्र में ज्यादा विरोध देखने को मिलता है, पास में तो राजा तुरंत पहुंच जाएगा। 1851 में यहाँ पर फिर से क्या हुआ? एक विरोध देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसी सकलाना रेंज में यहाँ पर क्या हुआ कि एक कर लगाया इन्होंने, माफीदारों ने एक कर लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया? तिहाड़ कर। कौन सा कर लगा दिया? तिहाड़ कर। तिहाड़ कर क्या था? उपज का तीसरा भाग। किसी खेत में अनाज हुआ है उसके 3 हिस्से करो, एक हिस्सा आप किसको दोगे टैक्स के रूप में? माफीदारों को दोगे। अब जनता ने बोला ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जनता ने किस कर के विरोध में आंदोलन किया? तिहाड़ करके। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बद्री दत्त असवाल। बद्री दत्त असवाल ने। ठीक है, तो तिहाड़ के कर के विरोध में
आप याद रखना, इधर का एक अठूड़ क्षेत्र है, वहां पे ये आंदोलन होता है तिहाड़ कर के विरोध में। तो यहां पर भी हमें 1851 में एक विरोध देखने को मिलता है। तो ठीक है, कौन कर रहा है इसका नेतृत्व? बद्रीदत्त असवाल जी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन थोड़ा थोड़ा चले ही रहे थे। रवाई में भी आंदोलन चला। अब होता क्या है कि इसके बाद आपके टिहरी रियासत के राजा की डेथ हो जाती है, यानी कि सुदर्शन शाह आपके मर जाते हैं। और सुदर्शन शाह के बाद टिहरी रियासत में थोड़ा क्या होने लगा था कि राजनीतिक अस्थिरता, यानी कौन राजा बनेगा, क्योंकि कुछ लोग भवानी शाह के सपोर्टर, कुछ लोग उनके एक दूसरा भाई था, ठीक है, उनके सपोर्टर। भवानी शाह थोड़े से कैसे थे? भक्ति भाव वाले इंसान, यानी कि शांति प्रिय इंसान। अब शांति प्रिय जो इंसान होता है उनका शोषण थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बट जो बड़ा अधिकारी होता है वो हमेशा चाहेगा कि मेरे अधीन कैसे टाइप के इंसान काम करें, शांत लोग काम करें, क्योंकि बात जल्दी मानेंगे। इसलिए क्या होता है कि जब विरोध होता है, थोड़ा ये सारी चीज़ें टिहरी रियासत में चल रही होती हैं, तो कुमाऊं के कमिश्नर स्वयं यहाँ पे आते हैं। उनका नाम था रैमजे। रैमजे क्या करते हैं, टिहरी की गद्दी में किसको बिठा देते हैं? भवानी शाह को। देखते हैं क्या क्या विरोध हो रहा है, उन सारे विरोध को खत्म करते हैं। इनके अगेंस्ट जो खड़ा था उसको जेल में डाल देते हैं, नजरबंद कर देते हैं। साथ ही साथ ये कर के विरोध में आंदोलन चल भी रहा था, तो क्या करते हैं, एक भूमि बंदोबस्त करते हैं। कौन सा भूमि बंदोबस्त करते हैं? 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था। 12 आना बीसी भूमि बंदोबस्त। तो ये बंदोबस्त किसके टाइम पे हुआ था? भवानी शाह के टाइम पे। कब? 1861 में। लेकिन किया किसने था? रैमजे ने किया था। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि वो भूमि से रिलेटेड बार बार यहाँ पर क्या होता था, विरोध हो रहा था। विरोध हो रहा था, इसलिए ये क्या किया जाता है, बंदोबस्त किया जाता है। अब इस बंदोबस्त में जो अठूड़ क्षेत्र जो था, जहां ज्यादा विरोध हो रहा था, उस अठूड़ क्षेत्र को क्या कर दिया गया? कर से मुक्त कर दिया गया। यानी कि इसमें अठूड़ क्षेत्र को क्या कर दिया गया? कर मुक्त कर दिया गया कि यहां से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो एक तरीके से जो विरोध हो रहे थे वो समाप्त हो गए। भवानी शाह के टाइम पे थोड़ा सा वो शांति प्रिय इंसान है, तो तक तो थोड़ा बहुत ठीक चला। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनके बाद राजा बने कौन? प्रताप शाह। प्रताप शाह ने काफी कार्य किए टिहरी के लिए, लेकिन उनके टाइम से थोड़ा जो दरबारी लोग होते हैं या अधिकारी लोग होते हैं ना, इनकी चालें या गुटबंदियां ज्यादा शुरू हो गई, यानी कि करप्शन ज्यादा शुरू हो गया। अब होता क्या है कि स्कीमें सरकार के द्वारा बहुत बनती हैं, लेकिन क्या वो स्कीमें जनता तक पहुंच पाती हैं? उसका फायदा बीच के लोग ही उठा लेते हैं। यही थोड़ी सी समस्या हो रही थी। अब इसके बाद जो विरोध देखने को मिला वो कर्मचारियों के कारण ही देखने को मिलता है, क्योंकि कर्मचारियों ने शोषण ज्यादा कर रखा था। मतलब कि आपको राजा से मिलने जाना है तो पैसे दो, आपको कोई भी चीज करनी है उसके लिए पैसे दीजिए। होता है ना, आप मान लीजिए आपको पेंशन ही लेनी है, तो आप पेंशन लेने जाओगे तो कोई ना कोई बैठा रहेगा कि भैया थोड़ा सा दीजिए, तभी जाके आपकी पेंशन फाइल होगी, जबकि आपका अधिकार है वो लेना। बट ऐसे लोग मिलते हैं बीच में, वो अधिकारी, उसी की वजह से तब हमारा दोस्त किस पे मरता है कि राजा ने ऐसा किया या सरकार ऐसा कर रही है। तो करप्शन थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अब यहाँ किस टाइप का करप्शन था? एक प्रथा थी, बिसाऊ प्रथा या बिसाहा प्रथा। ठीक है, अब इस प्रथा के खिलाफ ही कुछ मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। अब इस आंदोलन को क्या कहा गया? ढंढक आंदोलन, या बसर ढंढक कहते हैं, या बासर ढंढक कहते हैं, क्योंकि ये पूछ लेता आप एग्जाम में कि इसमें किसने आंदोलन किया था। तो मजदूरों ने आंदोलन किया था इसमें। तो बसर ढंढक आंदोलन 1882। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, क्या नाम रहता है उनका? लक्ष्मू कटहल। अब देखो ये आंदोलन था क्या और ये प्रथा क्या थी जो ये ऐसा विरोध देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अब होता क्या था कि जैसे जो भी कर्मचारी या काम करने वाले लोग हैं वो टैक्स देते हैं सरकार को, सब देते हैं टैक्स। तो अब राजा के टाइम पे टैक्स कहाँ जाएगा? राजा के दरबार में जाएगा। तो यहाँ एक प्रथा थी, कुप्रथा बोल सकते हैं। कौन सी? बिसाऊ प्रथा। इसमें क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति है उसको 4 पाथा या 4 सेर गेहूं, 2 सेर चावल
एक घी का कनस्तर बोल सकते हैं, आपका एक घास का गडोला बोल सकते हैं, एक मेंढा बोल सकते हैं, ये टैक्स के रूप में वहां जमा करना होता था। और जब वो जमा कर लेते थे तो अधिकारियों से उनको क्या मिलती थी? एक स्लिप, एक पर्ची मिलती थी। जब भी टैक्स की बात आएगी, यानी कि जैसे कई बार रेड मारने के लिए आते हैं कुछ लोग, तो वो आप दिखाते ना मैंने टैक्स पे किया है या नहीं किया है, तो वैसे ही जब भी अधिकारी आएंगे आपके पास तो आपको पर्ची दिखानी होगी। अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो आप पे जुर्माना लगेगा, जेल होगी आपको। तो ये प्रथा तो होती है, लेकिन जो अधिकारी थे, किसी आदमी ने सारा सामान जमा भी कर लिया है, उसके बाद भी वो पर्ची देने से आनाकानी करते थे, क्योंकि अपना क्या चाहिए था? घूस चाहिए थी। ये प्रथाएं चली जा रही थी इसमें। तो एक बार इस प्रथा का पता किसे चल गया? लक्ष्मण कटहत। अब लक्ष्मण कटहत आपने घनसाली नाम सुना होगा, घनसाली का, उसी के आसपास के थे ये। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजों से राय बहादुर की पदवी मिली। पहले गढ़वाली व्यक्ति जिसको राय बहादुर की पदवी मिली, उसका नाम क्या था? लक्ष्मण कटहत। यानी कि अंग्रेजों के सामने बड़ा इंपॉर्टेंट था इनका कद। तो राय बहादुर की पदवी मिली, और रवाई क्षेत्र यानी कि उत्तरकाशी क्षेत्र के जागीरदार रहते हैं ये। बट ये थे बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति, और जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा बोली में किस टाइप का होगा? मृदु स्वभाव का होगा या कड़क होगा? कड़क होगा, है ना। जो आप पे ज्यादा मक्खन लगा रहा है, चापलूसी लगा रहा है, तो आप समझ जाते हो ना कि इसका मेरे से कोई काम है। अब घर वाले बिल्कुल कड़क स्वभाव में बोलते होंगे आपसे कि ये काम कर, वो बाद में समझ में आता है। बाकी अधिकारी राजा की चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक बार राजा ने इससे क्या कहा कि एक काम करो, अपने क्षेत्र से कुछ लड़कियां यहाँ भेजो दासियां बनाने के लिए, काम करने के लिए। तो इसने ये राजा को रिप्लाई क्या देता है कि मेरे यहाँ की लड़कियां ब्याने के लिए, यानी कि शादी के बाद अपने घर जाने के लिए, ऐसे काम करने के लिए नहीं है। और इस बात पे राजा क्या हो गया? चिढ़ गया। बाकी अधिकारी होते हैं जो चापलूस टाइप के, वो बोलते हैं ये देखो तुम्हारे सामने जवान लड़ा है। तो राजा को भी हो गया कि जब आएगा मौका तो बदला लेंगे इससे जरा। तो राजा थोड़ा सा बाहर रहता है, और लक्ष्मण कटहत टिहरी रियासत में आया हुआ रहता है। तो उसको एक लेडीज मिलती है, विधवा रहती है वो, और वो 3 दिन से टिहरी में रह रही थी। और उसके पास परेशानी क्या थी कि उसने सब कुछ जमा कर दिया था, उसको पर्ची नहीं दे रहे थे। ये बात जैसे ही लक्ष्मण कटहत को पता चली, वो सीधा जाता है अधिकारी के पास, उसको हड़का देता है कि तमीज से या ढंग से काम कीजिए। अब उस अधिकारी को ये रहता है कि अगर इसने राजा के पास बोल दी तो दिक्कत हो जाएगी। अधिकारी पहले ही राजा के पास उसकी चापलूसी कर देता है सारी की सारी, और राजा उस अधिकारी की बात सुन के इसको नौकरी से निकाल भी देता है। बट इसका कद अंग्रेजों के सामने बड़ा था। ये अंग्रेजों के सामने बात रखता है कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो अंग्रेज बोलते हैं जांच करो राजा की, कि अगर ये बात सच पाई गई तो उस राजा को निष्कासित करते हैं और हम अपना प्रतिनिधि गद्दी पर बैठाएंगे। राजा डर गया, और लोगों को पता चला लक्ष्मण कटहत के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो लोग सीधा कहाँ? पौड़ी के लिए निकल गए। यही था न्यायालय। तो उस टाइम पर राजा क्या नहीं करता, सारे अधिकारी पैर पूर पड़े, सारे आंदोलनकारियों के, उनको जैसे तैसे मना लिया, तो वो रुक भी गए। लेकिन बाद में अधिकारियों ने प्लानिंग करके इस लक्ष्मण कटहत को जहर देके मरवा दिया था। तो उसके बाद ये और बड़ा आंदोलन हुआ। तो यही घटना आपकी क्या कहलाई? आपके ढंढक आंदोलन। किसके नेतृत्व में हुआ था ये? लक्ष्मण कटहत। कब होता है? ठीक है, और ये इसके बाद चलता ही रहा। तो ये प्रथा थी। तो समझ गए प्रथा क्या थी? ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। इसके बाद सकलाना क्षेत्र में फिर से एक आंदोलन होता है माफीदारों के खिलाफ, और इस बार राजा चेंज हो चुका था, कीर्ति शाह, और नेतृत्व करने वाला था रूप सिंह। अत्याचार से ज्यादा ही त्रस्त हो गया था, तो वो सीधा पहुंच गए अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को जब लगा कि ये माफीदार अपने जो इनके अधिकार है उसका गलत ही फायदा उठा रहे हैं, तो अंग्रेजों ने एक नियम जारी कर दिया कि जो भी ये सकलाना क्षेत्र के माफीदार हैं, इनके जो क्या मिले थे, द्वितीय श्रेणी के इनको क्या मिले हुए थे, अधिकार मिले हुए थे, वो छीन लिए जाएं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अधिकारियों के करप्शन के कारण हुआ यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद जो आंदोलन हुए वो अंग्रेजों की दूसरी नीति के कारण हुए। अब देखो, अंग्रेज तो यहाँ शोषण के लिए ही आए थे। अब 1890 का जो दौर था, अंग्रेजों को एक चीज के बारे में पता चला, लीसा। अब लीसा किस चीज से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ों से प्राप्त। और चीड़ के पेड़ आपने देखे होंगे अपने आसपास बहुत ज्यादा है। ये किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। अब जैसे ही उनको पता चला कि इससे लीसा प्राप्त होता है और इस उत्पाद को हम बेच सकते हैं तो फायदा ही फायदा है, तो उन्होंने क्या सोचा, ज्यादा से ज्यादा वन हम किसके अधीन कर लें? खुद के अधीन कर लें।
अब खुद के अधीन करना है तो इसलिए उस जमीन को क्या करना है, हमने अपने आरक्षित करना है। तो अंग्रेज ज्यादा ज्यादा जमीन अपने लिए आरक्षित कर रहे थे। राजा किसका सपोर्टर, अंग्रेजों का। कीर्ति शाह तो और ज्यादा ही थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि हम भी थोड़ी मदद करेंगे। तो वो भी ज्यादा से ज्यादा भूमि आरक्षित कर रहे थे, क्योंकि टिहरी रियासत के अंदर भी तो आपको चीड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं, वो भी अंग्रेजों की मदद करने के लिए थे। अब देखो आज के टाइम पे गांव की स्थिति बदल चुकी है, रोड जा चुकी है, सिलेंडर पहुंच चुका है, बहुत चीजें हैं, गाय भैंसे कम रखते हैं लोग। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से 50 साल पहले, तो शायद गाय भैंसे बहुत ज्यादा रहती होंगी, चूल्हा लकड़ी से जलता होगा। तो सारी चीजें हमें शायद जंगल से ही प्राप्त होती है, चाहे वो गाय भैंसों को खाना हो, चाहे खेती करनी है, वो भी जंगल की ही जमीन है आपके, सब चीज जंगल से प्राप्त होती है। अब अचानक से अगर वो जमीन सरकारी हो जाए, वो जंगलात की जमीन बन जाए, तो आपके अंदर क्या बीतेगी, वही चीजें यहाँ पे देखने को मिली। तो इसलिए इस नीति के कारण एक आंदोलन सामने आया, कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन, ठीक है। अब कुंजड़ी ये कहाँ पड़ता है, आपने चंबा का नाम सुना होगा। चंबा से जो आपका नागड़ी वाला एरिया है, तो वहां पर आपको एक छोटी सी जलधारा दिखेगी जिसको हेवल नदी कहा जाता है। तो हेवल नदी घाटी वाला क्षेत्र। अब यहां पर क्या हुआ कि यहाँ के डीएफओ या कंजर्वेटर आप कह सकते हो केशवानंद रतूड़ी। राजा कौन है, कीर्ति शाह है। अब केशवानंद रतूड़ी राजा, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने के लिए कुछ कर यहाँ पे लगा दिए। अब वो कर कौन कौन से थे, एक था आपका दैन कर और एक कर था पुंछी कर, यानी कि एक बेगार, बेगार का मतलब आप समझते हैं, बिना पैसे के श्रम करना, और एक होता है गाय भैंसों पे लगने वाला कर। ये कर वहां पे लगा दिए। अब लोग वहां पे थे, वही उन्होंने ये फालतू के कर यहाँ पे लगा रहे हैं, लोगों को गुस्सा आ गया। तो केशवानंद रतूड़ी जी अपनी हथकड़ी निकालते हैं बंद करने के लिए। लोगों ने हथकड़ी छुपा दी और इनको बोला चलो अब तुम्हें भी हम अपने कहाँ रखते हैं, जहाँ गाय भैंस रहती, जरा रहो जरा। इनको कहाँ बंद कर दिया, कहाँ रखा जाता है गाय भैंसों को, गाँव में गौशाला में, हाँ ठीक है, ओवरा में रखा जाता है, ठीक है ठीक है। अरे तुम कहाँ, तुम देसी लोग हो, तुम्हें कहाँ पता गढ़वाली का मतलब क्या होता है ना। ओवरे में रख दिया, ठीक है। अब राजा को ये बात पता चली, तो राजा जी ने क्या किया, अपना वजीर भेजा, हरि कृष्ण रतूड़ी जी को भेजा जाता है यहाँ पे कि जाइए जरा थोड़ा सा देख के आइए। लोगों ने उन्हें भी क्या कर लिया, पकड़ लिया। जब राजा को ये बात पता चली कि भैया सारे लोग पकड़े गए हैं, तो तब राजा क्या होता है, इन गांव वालों को बुलाता है अपने पास कि बातचीत करते हैं। तो बातचीत हुई राजा और गांव वालों के बीच में। उसके बाद ये कर वहां पे नहीं लगाए गए, तो ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। तो यही आंदोलन क्या कहलाया आपका, कुंजड़ी वन आंदोलन। इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम क्या रहता है, अमर सिंह रहता है। तो याद रहेगा राजा कौन थे इस टाइम पे, कीर्ति शाह थे। क्षेत्र कौन सा था, टिहरी रियासत का हेवल नदी घाटी वाला क्षेत्र, ठीक है। कौन से कर लगा रहे थे यहाँ पे, दैन और पुंछी नाम के कर, और नेतृत्व किसने किया इस आंदोलन का, अमर सिंह, ठीक है। इसके बाद 1906-07 में फिर से एक और नीति आई इनकी, ठीक है। उस नीति के कारण एक और आंदोलन हमें देखने को मिला। वो आंदोलन कौन सा था, खास पट्टी वन आंदोलन। खास पट्टी वन आंदोलन 1906-07 में आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। अब खास पट्टी का नाम आपने सुना होगा, है ना। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पर चंद्रबदनी आप लोग गए होंगे, आसपास जंगल वाले क्षेत्र देखे होंगे, तो यहाँ पे इन सारे जंगलों का सीमांकन हो रहा था, यानी कि इसको सरकारी भूमि में या जंगलात भूमि में कन्वर्ट किया जा रहा था। अब गांव वालों को पता चला कि भैया हमारा तो जीविका का आधार ही ये जंगल है, ये उन्हीं के अधीन हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो जैसे ही यहाँ पर कंजर्वेटर, अब तक कंजर्वेटर चेंज हो चुके थे, केशवानंद रतूड़ी पहले थे, अब कौन आ चुके थे आपके, सदानंद गैरोला जी। कौन थे, सदानंद गैरोला जी थे। ये वहां पे पहुंच जाते हैं और क्या होता है कि वहां पर लोगों को हटाने लगते हैं और तारवाड़ लगाने लग जाते हैं, यानी कि जबरदस्ती उसको सरकारी भूमि या सरकारी या भूमि का नाप ले रहे थे। तो लोगों को जैसे ही पता चला, कुछ लोग यहाँ पे पहुंच गए। और नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो याद रखना, बलवंती भगवान भरोसे, याद रखो, बलवंती भगवान
भरोसे बलवंती देवी, भगवान विष्णु और भरोसा राम। ठीक है, बलवंती देवी, भगवान विष्णु और भरोसा राम, इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं और इनको भी पकड़ लेते हैं। राजा का भाई भी जाता है यहाँ पे, राजा कौन, कीर्तिशाह, उनके भाई को भी पकड़ लिया जाता है। अब राजा को टेंशन ये है कि सरकारीकरण बाद में करेंगे, पहले अपने भाई को छुड़ाओ। तो राजा जैसे तैसे ग्रामीणों से भाई को छुड़ाने की मांग करता है। अब बोलता है कि हम नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें। तो तब जाके गांव वालों राजा जी के भाई को और इन अधिकारियों को छोड़ देते हैं। जैसे ही सारी टीम कहाँ पहुँचती है, टिहरी पहुँचती है, तब राजा बोलता है कौन सा वादा और किसका वादा, हमने तो कोई वादा नहीं किया। यानी कि राजा जी अपने वादे से क्या हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। और इसके बाद होता है और आग बबूले हो जाते हैं यहाँ के लोग। तो तब देवप्रयाग में एक व्यक्ति रहते हैं सकलानंद डोभाल, वो देवप्रयाग में बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं या एक बहुत बड़ा अधिवेशन कर देते हैं। उसके बाद एक पूरा एक लिस्ट बनाते हैं कि हम इस दिन क्या करेंगे, अधिवेशन करेंगे। तो कुछ लोग तो गिरफ्तार होते भी हैं, लेकिन राजा को लगता है कि विरोध क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए राजा अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है कि आप इस विरोध में दमन करने में हमारी क्या करो, सहायता करो। लेकिन अंग्रेज लोग यहाँ पे राजा को क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। मना क्यों करते हैं कि वो बोलते हैं कि अभी तो आपकी सिर्फ एक ही क्षेत्र की जनता विरोध कर रही है आपका, ठीक है, शोषण तो आप ही ने किया है, विरोध कर रही है, शोषण आप हर जगह कर रहे हो। अगर एक जगह दमन किया, इस वजह से बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपकी छवि खराब हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि सारे क्षेत्र में आपके खिलाफ विरोध हो जाए। इसलिए अंग्रेजों ने मदद करने से मना कर दिया। तो राजा भी थोड़े शांत बैठ गए और कुछ टाइम के बाद ये आंदोलन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये आंदोलन क्या रहा आपका, खास पट्टी वन आंदोलन। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि भाई उत्तराखंड में आपका कूली बेगार और जो आपका क्या जंगलात से संबंधित वन आंदोलन हुए थे, ये थोड़ा ज़्यादा प्रभाव में रहे, तो इसलिए ज़्यादातर जनता उसी में संलग्न रही। टिहरी रियासत में राजा के अधीन थे, तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो यहाँ पे भी देखने को मिला। लेकिन जब ये सारे आंदोलन खत्म हो गए, तो एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम था हेस्के। क्या नाम रहता है, हेस्के नाम रहता है। ये एक वन नीति बना रहे होते हैं कुमाऊं के लिए या ब्रिटिश क्षेत्र के लिए बना रहे होते हैं। तो यहाँ के राजा जी बोलते हैं जब अपने यहाँ के लिए बना रहे हो तो हमारे यहाँ के लिए भी बना लो। तो हेस्के ने टिहरी रियासत की वन नीति बनाई 1926-27 की। अब इस वन नीति में क्या हुआ, बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन वनों से या पेड़ों से प्राप्त उपज पर भी टैक्स लगाने की बात की। अब भाई वनों पर या पेड़ों पर जो भी चीजें प्राप्त होती उसी से तो हमारा जीवन चलता था। लकड़ी से चूल्हा जलेगा और जो घास फूस है उससे गाय भैंस खाना खाएंगे। तो इस बात का जैसे ही वन नीति लागू हुई तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो एक आंदोलन सामने आया, राजगढ़ी वन आंदोलन। कौन सा आंदोलन सामने आया, राजगढ़ी वन आंदोलन सामने आया। 1926-27 से ये शुरू हो गया। और यहाँ पर राजगढ़ी, यानी कि राजगढ़ी हम कहाँ के बारे में बात करें, राजगढ़ी बड़कोट का पुराना नाम है। ठीक है, राजगढ़ी कहाँ का पुराना नाम है, बड़कोट का पुराना नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका आंदोलन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे लोग क्या कर देते हैं, आजाद पंचायत का गठन कर देते हैं। आजाद पंचायत का मतलब समझते हैं कि अब हम लोग अपने निर्णय स्वयं लेंगे। ठीक है, अब हमारी पंचायत आज़ाद है, किसी के द्वारा अधिकृत है। आपके गांव में भी तो पंचायत होती होगी, लेकिन वो किसी शासन के द्वारा अधिकृत है। अगर वो यही कहें कि नहीं भैया हमें कोई मतलब नहीं, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आज़ाद पंचायत का गठन हो जाता है। ये लोग अपनी सभाएं वगैरह करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, और साथ ही साथ इनका पत्र व्यवहार भी होता है, यानी कि ये लेटर भी लिखते हैं टिहरी के वन विभाग को। तो ये विरोध तो कर ही रहे थे, उसमें कुछ नाम आते हैं, हीरा राम, बैजराम, दयाराम, ऐसे नाम आते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे आज़ाद पंचायत को क्या कर दिया, गठन कर दिया। अब होता क्या है कि जब ये वन विभाग को चिट्ठी लिखते हैं कि भैया आप हमारे लिए कुछ तो छोड़िए, हमारे पास तो इतने जानवर हैं, उनके साथ क्या होगा। तो जो वन विभाग है, अब तक देखो उनको भी पता है जो अधिकारी है कि हमारा राजा अंग्रेजों की बात टालेगा नहीं, तो डायरेक्टली उसकी अधीनता क्या बात करनी है, सीधा अंग्रेजों के पास ही रहते हैं, उन्हीं की बातें मानते हैं। तो कुछ लोग थे जो इसी मानसिकता के थे, उनको यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं था।
तो वो कोई छूट देने को तैयार नहीं रहते हैं और वो एक लेटर वापस लिख देते हैं कि एक काम करो, अपने गाय भैंस क्या कर दो, तुम लोग पहाड़ से नीचे फेंक दो। अब जनता को लगा कि भाई अब देखो हम भी एक सरकार चुनते हैं, जब सरकार हमारे द्वारा चुनी जाती है तो होता क्या है ऐसे में कि सरकार का काम है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हमारे लिए काम करना, ये उसका कर्तव्य है। अब जब सरकार हमारे खिलाफ ही काम कर रही है तो फिर ऐसे सरकार का फायदा क्या है? तो जब वो सरकार हमारे लिए किसी काम की है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 1930 में समानांतर सरकार का गठन हो जाता है। किसका गठन हो जाता है? समानांतर सरकार, यानी कि राज्य के अंदर राज्य। अब देखो अगर हम भारत की बात करें, भारत एक राज्य है ना, यहाँ एक सरकार है, उसके अधीन पूरा क्षेत्र है। अब मान लो किसी क्षेत्र के लोगों को ये लगा कि हमारे लिए सरकार कोई काम कर ही नहीं रही है, कोई फायदा ही नहीं है, वो बोलते हैं कि हम अपनी सरकार बनाते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है तो ये इसी क्षेत्र के अंदर एक सरकार के समान ही ये सरकार भी संचालित हो रही है। इसे कहते हैं समानांतर सरकार, मतलब राज्य के अंदर एक और राज्य। अब जाहिर सी बात है, अगर भारत में कोई अभी ऐसा करने की कोशिश करे तो भारत सरकार चाहेगी कि ऐसा हो, दमन करने की कोशिश करेगी। यहाँ भी ऐसे ही होना था। तो जैसे ही समानांतर सरकार का गठन होता है तो इन सरकारों को मान्यता भी मिल जाती है, क्योंकि मान्यता देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भी जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ है, ये तो मानते होंगे ना, आप लोग का जन्म हुआ है, इस पर विश्वास तो नहीं, विश्वास है सभी को, है ना। लेकिन आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, क्यों है? घर वालों को विश्वास नहीं था कि मेरा बेटा या बेटी पैदा हो गई है, बर्थ सर्टिफिकेट है, क्यों है? तो ठीक मान्यता मिली कि हाँ यही है ना। कुछ भी हो सकता है बाद में। आपका आधार कार्ड, अब देखो भाई आप खुद चले गए, अब कोई बोल रहा है अपना, जाते हो ना कहीं, मतलब घर वालों के अलावा कहीं जाते हो, बोलते ना अपना आधार कार्ड दिखाओ पेपर में, जबकि आप साक्षात खड़े हो फिर भी बोलते हैं आधार कार्ड दिखाओ। क्यों? उसी की वजह से मान्यता है कि आप ही हो, वरना कोई और भी हो सकता है। तो मान्यता बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। इस सरकार के लिए मान्यता जरूरी थी। तो हुआ क्या कि जो नेपाल सरकार की तर्ज पर हीराराम की सरकार को 5 सरकार की मान्यता मिल गई। ठीक है, किसकी सरकार को? हीराराम की। किस सरकार की तर्ज पे? नेपाल की। और बैजराम की सरकार को 3 सरकार की मान्यता मिल गई। लो, मान्यता भी मिल गई। अब ये समानांतर सरकार चलने लगी। अब सरकार है तो कहीं ना कहीं मीटिंग तो करेंगे। ये लोग भी मीटिंग करते थे। कहाँ मीटिंग करते थे? एक जगह थी चंदा दोजरी। कहाँ मीटिंग करते थे ये लोग? चंदा दोजरी में मीटिंग किया करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें होती। अब हुआ क्या इसके बाद कि जैसे ही यहाँ राजा को बात पता चलती कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे हो गया है, तो जो गढ़वाल के पहले के दीवान रहते हैं, यानी कि भूतपूर्व कहा जाता है, उनको भेजते हैं। हरिकृष्ण रतूड़ी जी को यहाँ भेजा जाता है कि आप बात कीजिए। तो वो जाते हैं वहाँ पे, बात करते हैं, लोगों को आश्वासन देके आते हैं कि ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन वो भूतपूर्व थे, वर्तमान पे नहीं थे। और इस टाइम पे जो टिहरी रियासत का दीवान रहता है, उनका नाम क्या था? चक्रधर जुयाल नाम रहता है। क्या नाम रहता है? चक्रधर जुयाल नाम रहता है। अब ये बिल्कुल अंग्रेज भक्त, इसको कोई मतलब नहीं है इन इंसान को, तो इनको छूट देने का कोई इरादा था ही नहीं। इसलिए वो इन लोगों का एक वारंट टाइप का निकाल लेते हैं कि भैया आप इन्हें क्या करो, गिरफ्तार करो। तो कुछ लोगों को यहाँ भेजते हैं। एक एसडीएम रहते हैं जिनका नाम रहता है सुरेंद्र दत्त शर्मा, और जो डीएफओ रहते हैं पद्मा दत्त रतूड़ी जी। इन दोनों को कहाँ भेजा जाता है? उत्तरकाशी वाले क्षेत्र, रवाई क्षेत्र में भेजा जाता है। तो ये लोगों को गिरफ्तार करके जैसे ही लाने लगते हैं तो लोगों के साथ इनकी क्या हो जाती है? झड़प हो जाती है, जिसमें गोली चल जाती है और एक व्यक्ति मारा जाता है जिसका नाम था धूम सिंह। ठीक है, उतने में ही जनता के बीच से एक व्यक्ति गोली मारता है, तो सुरेंद्र शर्मा यानी कि एसडीएम को क्या हो जाता है? गोली लग जाती है। पद्मा दत्त रतूड़ी, उनको पुलिस वाले बचा तिचा के क्या कर लेते हैं? ले आते हैं टिहरी वाले क्षेत्र में। अब ये बात जैसे चक्रधर जुयाल को पता चले कि मेरे आदमियों पे गोली लगी है, इस बात को गुस्सा हो जाता है। और नरेंद्र शाह अब तक आपके यूरोप यात्रा में जा चुके थे, वो थे नहीं। तो चक्रधर जुयाल सीधा पहुंच जाता है संयुक्त प्रांत में, गवर्नर का एक साइन किया हुआ लेटर लेके आ जाता है जिसमें वो गोली मारने के आदेश लेके आता है।
कि अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, गोली चलाऊंगा। तो वापस आते हैं टिहरी, वहाँ सेना तैयार करते हैं। सेना का नेतृत्व करने वाले कौन, सुरेंद्र सिंह रहते हैं एक। वो बना कर देते हैं कि भैया मैं अपनी जनता पे गोली कैसे चलाऊंगा। तो चक्रधर जुयाल इस बात पे गुस्सा होते हैं और उनको नौकरी से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। उनकी जगह पे नए व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, नाथू सिंह सजवाण। क्या नाम रहता है, यानी कि रवाई क्षेत्र में जो सेना गई थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, नाथू सिंह सजवाण जी रहते हैं। निकाल दो आपका जय हनुमान महाराज। साइलेंट का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे फोनों में। चलो, तो नाथू सिंह सजवाण जी और चक्रधर जुयाल जी कहाँ चले जाते हैं, रवाई में चले जाते हैं, जहां उनकी बैठक हो रही होती है। वहां जाते ही चक्रधर जुयाल क्या करते हैं, गोली चलाने के आदेश दे देते हैं। फायरिंग होती है तो उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। और ये घटना आपकी कब घटित होती है, 30 मई 1930 को। और इस घटना को क्या कहा गया, तिलाड़ी कांड या रवाई कांड कहा गया। और इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, तो ये जो घटना हुई थी, ऐसी घटना जलियांवाला बाग में भी हुई थी, इसलिए इस घटना को क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तराखंड का या गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। वहां गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे, जनरल डायर ने दिए थे। यहाँ किसने दिए, चक्रधर जुयाल ने। तो चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है, जनरल डायर कहा जाता है उत्तराखंड का। तो इसलिए ये घटना इंपॉर्टेंट हो गई। पकड़ के लाया गया इन लोगों को टिहरी में। जो लोग लाते हुए मर गए उनको यमुना में ही फेंक दिया। और एक और चीज कही गई कि जो भी ये दोषी हैं ये बाहर से वकील नहीं कर सकते, यानी कि टिहरी रियासत के बाहर से वकील कर नहीं सकते। टिहरी रियासत में इनका केस कोई लड़ेगा नहीं, क्योंकि हम अधिकार है हमारा। तो उन लोगों को सजाएं हो गई। तो ये तो टिहरी रियासत के अंदर तिलाली कांड की वजह से क्या हुआ, दमन हुआ। लेकिन इसके बाहर भी कुछ लोग का दमन हुआ। कैसे, क्योंकि इस घटना का जिक्र कुछ लोगों ने अपनी अखबार में कर दिया। क्या हुआ, इस घटना का जिक्र कुछ लोगों ने अपने अखबार में कर दिया। तो किन किन अखबारों में इन घटना का जिक्र हुआ, तो एक अखबार था आपका गढ़वाली। कौन सा अखबार, और एक अखबार था द इंडियन स्टेट रिफॉर्मर। दो अखबारों में इसका जिक्र हुआ। अब गढ़वाली में इसको छापा था किसने, विश्वंभर दत्त चंदोला ने। किसने छापा था, और इसमें थे आपके अनंत नारायण। अब देखो, गढ़वाली अपने आप में बहुत बड़ा अखबार था, तो जाहिर सी बात है इसकी कॉपी पूरे क्षेत्र में फैलती। अब कोई भी है, मान लो आप भी नौकरी करते हैं, तो आप भी नहीं चाहोगे कि मेरे जो स्टेटस है वो खराब हो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है। लेकिन जैसे एक खबर छपी, तो जो टिहरी रियासत के लोग थे या अधिकारी थे, उन्होंने तो बोला कि भाई 2-4 लोग मरे, ज़्यादा नहीं मरे। लेकिन एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। कोई 100 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है। और ऐसा सच में भी है कि भैया इतने लोग ही मरे उसमें। अब क्या हुआ कि जो चक्रधर जुयाल थे इस बात से गुस्सा हो गए कि इन्होंने इस अखबार में छापा है। तो अखबार में कोई भी बात छपी रहती तो लास्ट में लिखा रहता है किसने लिखा है भैया इसके बारे में, क्योंकि खबर तो कुछ भी हो सकती है। खबर तो ये भी कि आप बाघ से लड़ सकते हो, है ना। आपने बोल दिया मैं बाघ से लड़ी थी, ये नहीं बताया कि सपने में। तो अगर किसी ने आपका वीडियो बनाया है तो आपके पास प्रूफ है, तो बात सच है। लेकिन अगर कोई बताने वाला नहीं है तो आपकी बात झूठी है। और अगर झूठी खबर अखबार में छापेंगे तो जाहिर सी बात है कि अखबार बंद होने के चांसेस हो सकते हैं। तो विश्वंभर दत्त चंदोला जी ने वहीं का एक व्यक्ति से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पे। तो उन्होंने उस खबर को छाप दिया। तो चक्रधर जुयाल ने कहा कि अगर आपने खबर छापी है तो आपने हमारी छवि को धूमिल किया है। अगर आपकी ये बात सच है तो किसी न किसी ने आपको बताया होगा, तो आप हमें क्या करो, उसका नाम बताओ, क्योंकि उसने आपको गलत खबर दी है। हम उस पर क्या चलाएंगे, केस चलाएंगे। अब देखो, किसी आदमी को बड़ा बनना है कि नहीं बनना है उसके डिसीजन पे निर्भर करता है। यहाँ पर चंदोला जी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो उस आदमी का नाम बता दे, खुद सजा से बच जाए। उसमें क्या होना था, खुद बच जाना था, पर उस आदमी का तो दिक्कत होनी थी। या था कि नाम ना बताए, खुद को महान कर दे इतिहास के पन्नों में। यहाँ पर चंदोला जी ने दूसरा रास्ता चुना, उस आदमी का नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया, इस वजह से उनको जेल जाना पड़ा था, ठीक है। और दूसरे अनंत नारायण जी,
इनको भी जेल जाना पड़ा। तो किन दोनों पत्रकारों ने छापी थी खबर? चंदोला जी ने और अनंत नारायण जी ने। ये दोनों रवाई की खबर छापने के कारण जेल में गए थे, ठीक है। लेकिन गढ़वाली या चंदोला जी के इस फैसले ने उनको महान कर दिया, यानी गढ़वाली और फेमस हो गया इसके बाद। दूसरा अखबार उतना फेमस नहीं हो पाया, लेकिन ये दोनों को जेल जाना पड़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर हुई। इसी से प्रेरित होकर क्या होता है कि सकलाना क्षेत्र में किसका गठन हो जाता है? बाल सभा का गठन होता है। सकलाना क्षेत्र में किसका गठन होता है? बाल सभा का। और बाल सभा का गठन किसने किया था? बाल सभा का गठन कौन करते हैं? सत्य प्रकाश रतूड़ी। बाल सभा का गठन किसने किया था? सत्य प्रकाश रतूड़ी जी ने सकलाना क्षेत्र में किया था। कब किया था? 1935 में किया था। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो बच्चे हैं उनमें राष्ट्रीय भावना की जो राष्ट्रीय भावना है उसको प्रेरित करके उनको राष्ट्रीय भावना की तरफ आकर्षित करना, इस उद्देश्य हुआ था। लेकिन टिहरी रियासत वालों को तो ये भी खराब लगा कि बच्चों को भी भड़का रहे हैं अब हमारे खिलाफ, क्योंकि बच्चों को भी जेल जाने से कतराते नहीं थे, उन्हें भी भेज देते थे। तो इस वजह से इसको भी एक तरीके से क्या कर सकते हैं, बैंड कर दिया था टिहरी रियासत के द्वारा, ठीक है। ये याद रखना, सत्य प्रकाश रतूड़ी जी, इन्होंने एक 1948 में अखबार भी निकाला था, कौन सा, हिमाचल नाम से। अब वो अखबार क्यों, क्योंकि एक हम पढ़ेंगे आगे टिहरी राज्य प्रजामंडल, उसके बारे में खबर छापना, उसमें सहयोग करना, इसलिए वो कौन सा अखबार था, हिमाचल। तो ये भी याद रखिएगा, इन्होंने कौन सा अखबार निकाला था, हिमाचल नाम का अखबार निकाला। तो इसको बैन कर दिया। ये भी यहाँ पे घटना देखने को मिली। फिर हम जो आगे पढ़ते हैं कि भैया 5-6 मई श्रीनगर में राजनीतिक अधिवेशन हुआ था और उसमें किसको बुलाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था। वहां पे भी बहुत सारे मुद्दे रखे गए थे। तो उसमें एक मुद्दा ये भी था कि टिहरी में उत्तरदायी शासन लाना। देखो, राजा के खिलाफ विरोध नहीं किया कि राजा हटाओ, मतलब एक विरोध तो है ना कि सरकार हटाओ, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोला जाता है, वो चीजें अलग है। एक होता है कि भैया सरकार तो हमने ही चुनी है, उस सरकार से ये कहना है कि आपको जिस चीज के लिए चुना है उस काम को कीजिए, ये होता है उत्तरदायी शासन, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात रखिए, उत्तरदायी शासन तो डिमांड यही हो रही थी कि रीजन क्या था, जो अधिकारी करप्टेड हैं उनको हटाया जाए और सही से शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। तो अब होता क्या है कि दिल्ली में एक सभा होती है, श्रीदेव सुमन जी गढ़वाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पे, और वो गठन करते हैं फिर किसका, गणदेश सेवा संघ का। गणदेश सेवा संघ का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। कब हुआ था, 1938 में, ठीक है। 1938 में आयोग के अनुसार कब होता है, 1938 में होता है, ठीक है। और इसी का नाम आगे चलकर क्या हो गया था, हिमालय सेवा संघ, इसी का नाम हुआ था। किसने किया था इसका गठन, श्रीदेव सुमन ने। अब यहां से श्रीदेव सुमन का थोड़ा सा रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि होता क्या है, इस साल जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहां होता है 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन, कहां होता है 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। कहां पड़ती है हरिपुरा जगह, आपके गुजरात में पड़ती है। अब देखो, जैसे टिहरी रियासत थी वैसे भारत में बहुत सारी रियासत थी। अब वो रियासत कहीं ना कहीं अंग्रेजों की वजह से ही स्थापित थी, इसलिए राजा को अंग्रेजों के अधीन ही रह के कार्य करना पड़ता होगा। तो जिस तरीके से टिहरी की जनता परेशान थी, वैसे ही हर रियासत में जनता परेशान रही होगी, और वहां पे हर कोई राजा को यही कह रहा होगा कि अपने शासन को अच्छे से व्यवस्थित कीजिए। यानी कि उत्तरदायी शासन की मांग यही नहीं, बहुत सारी रियासतों में हो रही थी। ये परेशानी कांग्रेस को भी पता थी। तो 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी। यहाँ पे कांग्रेस के मन से एक बात भी कही गई कि जहां जहां ये समस्याएं हैं वो प्रजा मंडल का गठन करो। किसका गठन कीजिए, प्रजा मंडल के गठन की बात की गई। तो ये सब रियासतों के लिए बोला था, तो टिहरी में भी प्रजा मंडल के गठन की बात की गई। तो यहां पर भी प्रजा मंडल का गठन होता है 23 जनवरी 1939 को, लेकिन ये गठन हुआ कहां पर, देहरादून में। श्यामचंद्र नेगी जी कहते हैं कि मेरे मकान में हुआ, श्यामचंद्र नेगी, यानी किसके घर में हुआ था, श्यामचंद्र नेगी जी के घर में हुआ।
ठीक है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन कब हो रहा है आपका? अब इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन का मतलब समझ गए? सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगों की, क्योंकि इसीलिए चुनी गई है। तो राज्य का कर्तव्य है जनता का कार्य करना, उसके हित में कार्य करना। इनका या श्रीदेव सुमन जी जो थे, उनका राजा से कोई मतभेद नहीं था। वो राजा को हटाने की मांग नहीं कर रहे थे। किसकी मांग कर रहे हैं? उत्तरदायी शासन। याद रखना, उत्तरदायी शासन यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। यही इसका मुख्य उद्देश्य था और यही क्वेश्चन बना है इससे। किसके घर में हुई? श्यामचंद्र नेगी जी। श्यामचंद्र नेगी के बारे में, ये ऐसा पहला व्यक्ति है गढ़वाल में जिन्होंने पत्रकारिता की डिग्री ली है। देखो, पत्रकारिता में तो बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने अखबार निकाले, उसकी डिग्री लेना अलग चीज हो गई। जैसे कभी आपने लड़ाई की होगी, की है लड़ाई? लड़कियां नहीं करती हैं, लड़के करते हैं लड़ाई। लड़कियां तो शरीफ होती है ना। लड़कों ने लड़ाई की है? की है, ठीक है, पता था मुझे की होगी तुमने। क्या तुमने कुंफू की ट्रेनिंग ली है? नहीं ली है। मार्शल आर्ट कोई ट्रेनिंग नहीं ली होगी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज करनी है। ठेकेदार होंगे आपके आसपास, उन्होंने क्या वो पढ़ा है? सिविल इंजीनियरिंग की है? नहीं की, वो ठेकेदार है। जरूरी नहीं है कोई काम शुरू करने की ट्रेनिंग ले, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई उसने इंजीनियरिंग भी की हो। कोई लड़ाई करने वाला ऐसे भी हो सकता है, हाँ भाई कुंफू सीखा हो। तो पत्रकारिता यहाँ चली आ रही थी, लेकिन श्यामचंद्र नेगी वो पहले व्यक्ति जिसने पत्रकारिता में डिग्री ली थी। हालांकि 1945 में ली, वो बात अलग है, लेकिन डिग्री ली थी इन्होंने जेल से निकलने के बाद। ठीक है, ये याद रखना। और चुनाव भी लड़े थे आपका मानवेंद्र शाह के खिलाफ। हारे थे वो बात अलग है, लेकिन लड़े थे। तो देहरादून में किसका गठन हो गया? टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन होता है। कब होता है? 23 जनवरी 1939। कारण क्या था या उद्देश्य क्या था इसका? उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना। लेकिन गठन कहाँ हो रहा है? देहरादून में। देहरादून टिहरी रियासत के अंदर आता था? नहीं आता था। तो मेन था कि भैया इसका जो स्थापना है कहाँ की जाए? टिहरी में किया जाए। अब देखो, टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन हो रहा है, ये भी तो संगठन है। अब कोई भी पार्टी बनती है तो उसको मान्यता लेनी पड़ती है, क्योंकि मान्यता नहीं मिलेगी तो पार्टी के रूप में प्रचार नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई धार्मिक संगठन जितने भी हैं उनको भी मान्यता लेनी पड़ती है, तभी तो कर मुक्त हो पाएंगे, वरना नहीं हो सकते। तो अब जैसे ही यहाँ पे टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन हुआ, तो जो टिहरी रियासत के अधिकारी थे वो डर गए कि भैया अगर ये हो गया तो हमारा करप्शन, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अब वो क्या होने लगे? अंग्रेजों को भड़काने, सॉरी, टिहरी के राजा को भड़काने लग जाते हैं कि अगर इसका गठन टिहरी में हुआ तो आपकी गद्दी खतरे में है। अब जाहिर सी बात है, राजा तो अपने अधिकारियों के बीच में रहेगा, उन्हीं की बात ज्यादा मानेगा। अब श्रीदेव सुमन जी इसके सचिव बनते हैं, मंत्री बनते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल के मंत्री कौन बने? श्रीदेव सुमन जी बने। टिहरी के थे, राजा का सम्मान भी करते थे, लेकिन अधिकारियों से दिक्कत थी उन्हें भी। दूसरा, वो एक समाचार पत्र के संपादक भी थे, कर्मभूमि, जो काफी बिकता था, उसमें भी वही बात लिखने लगे। अब अधिकारियों ने और ज्यादा भड़काना शुरू कर दिया, तो राजा ने इसको मान्यता नहीं दी टिहरी के अंदर। उल्टा एक एक्ट लेके आ गया, एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक्ट लाया गया था 1941 में। कौन सा एक्ट ला दिया गया? एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके तहत भैया जिस संस्था को मान्यता नहीं मिलेगी वो स्वतंत्र रूप से प्रचार नहीं कर सकती है। अब हम टिहरी राज्य प्रजामंडल को मान्यता ही नहीं देंगे तो टिहरी के अंदर प्रचार कैसे करेंगे ये लोग? तो जाहिर सी बात है वो सब गैर कानूनी होगा, तो हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे ही ये एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पास हुआ तो अब चिढ़ गए लोग कि भैया हमें मान्यता देने की बजाय आप उल्टा हम पे ही क्या कर रहे हो, कानून पे कानून लाए जा रहे हो। तो अब उन्होंने मन में गांठ बांध ली कि अब हमें क्या करना है, इस टिहरी राज्य प्रजामंडल को कहाँ गठन करना है? टिहरी के अंदर। और इसका जो नेतृत्व या भार उठाया श्रीदेव सुमन और शंकरदत्त डोभाल ने क्या कहा कि अब हम इसको टिहरी के अंदर स्थापित करेंगे। और कब स्थापित करेंगे? 19 मार्च 1941 को टिहरी के अंदर स्थापित करेंगे। ये उन्होंने पूरा एक फैसला ले लिया। श्रीदेव सुमन जी कहाँ जा रखे थे? अपने ससुराल जा रखे थे। ससुराल जा रखे थे, ससुराल पड़ता था उनका पड़ियार गांव, डूब गया है। ससुराल जा रहे, ससुराल में तो दामाद की आदरी खादरी कुछ ज्यादा ही होती है ना। बहुत ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं उन्हें वहां पे, भगवान बोलते हैं उन्हें वहां। ऐसे ही होता है। तुम्हारा व्यू नहीं हुआ, तुम्हें क्या पता। चलो जब पता चल जाएगा
ठीक है, हो जाए बस। अब हुआ क्या कि ये पडियार गांव जा रखे थे। अब उनको पता था कि श्रीदेव सुमन को कैसे भी रोकना ही है, तो उन्होंने 9 मार्च के दिन ही श्रीदेव सुमन को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। सोचा कब था, 19 मार्च को गठन करेंगे, लेकिन श्रीदेव सुमन को कब गिरफ्तार कर लिया, पहले ही 9 मार्च को। 2 महीने मतलब जेल में रखा। उसके बाद सीधा मुनि की रेती यानी कि ऋषिकेश साइड छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे टिहरी रियासत की सीमा क्या होती थी, खत्म होती थी, वहां छोड़ दिया। अब बैन लगा दिया कि अब तुम टिहरी नहीं आओगे, 2 महीने का बैन लग गया। तो पहली बारी गिरफ्तारी 9 मार्च 1941 की होती है श्रीदेव सुमन की, ठीक है। उसके बाद गांधी जी भारत में एक आंदोलन शुरू करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त में शुरू हुआ था, है ना। अब उसी अगस्त में, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे आंदोलनकारियों ने सहयोग लिया किया उसमें, तो 19 अगस्त 1942 को एक देवप्रयाग में सकलानंद डोभाल के निर्देशन में क्या हुआ, एक बड़ा सा जुलूस निकला, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और श्रीदेव सुमन भी आए थे यहाँ पे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद देहरादून जेल भेज दिया, वहां से फिर आगरा जेल भेज दिया। 15 महीने तक ये वहीं क्या रहे, जेल में रहे, ठीक है। जेल में रहे तो 15 महीने के बाद फिर से छूट कर आई है जेल से, ठीक है। तो जेल से छूट के आए, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इनको घर आना था अपने। तो ये मुनि की रेती के साइड नगर से अपना अधिकारियों से परमिशन ली कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। चंबा में इनका घर पड़ता था, जौल गांव में। तो चंबा आ रहे थे, लेकिन जो देखो डर लगता है तो हर एक चीज़ से डर लगता है। आपको पता है ये इंसान मुझे मारता है, वो चाहे हाथ लगाए भी ना, फिर भी आदमी डरता रहता है। उनको पता था ये विरोध करेगा। उन्होंने गांव पहुंचने से पहले यानी कि 30 दिसंबर के दिन फिर से इनको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। यानी कि अंतिम बार जो ये गिरफ्तार हुए कब होते हैं आपके, 30 दिसंबर 1943 को। 3 बार गिरफ्तार हुए, 30 दिसंबर 1943 को गिरफ्तार किया गया इन्हें, और इन पर सारे झूठे मुकदमे जो लगा सकते थे लगाए। इन्होंने बोला कि ज़्यादा झूठे मुकदमे लगा रखे, अब अपना केस मैं स्वयं लड़ूंगा। बट इनकी दलीलों के सामने कुछ नहीं चली। उसी आरोप में इनको 2 साल की सजा हो गई, ठीक है, और इन पर पैसे का जुर्माना भी लग गया, जेल में रख दिया इन्हें। अब जेल में इनको रख दिया कब, 1943 में। तो कुछ टाइम तक इन्हें बात मानने पर रहे, राजा से बातचीत होती रही, लेकिन राजा भी टाल भराई थोड़ी बहुत तो कर ही रहे थे। बट फिर भी राजा ने, क्योंकि जाना था उन्हें, मुंबई की तरफ गए थे, तो बोल के गए थे कि भैया ज़्यादा वो ना करो, छोड़ दो। लेकिन अधिकारियों ने इनको छोड़ा नहीं, राजा थे भी नहीं, ठीक है। ना ही तिलाड़ी कांड के समय राजा यहाँ थे, ना ही श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय यहाँ पे। उन्हें लगा कि ये लोग मान नहीं रहे हैं हमारी बात, ठीक है। तो मान नहीं रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, 29 फरवरी 1944 में अनशन शुरू कर दिया जेल में। तो श्रीदेव सुमन ने अनशन कब शुरू कर दिया, 29 फरवरी 1944 को। भाई दिसंबर के बाद आपका 44 अगला साल ही आएगा ना। अनशन का मतलब समझते हैं क्या होता है, हैं जी? खाना पीना बंद। और आमरण अनशन का मतलब क्या होता है? हैं? अरे आपने कोई डिमांड की घर में, तो एकदम से खाना पीना थोड़ा ना बंद कर देते हो। आपने पहले बार प्यार से मांगा, प्यार से भी इन्होंने मांगा था, इतने बीच में नहीं मिला इनको चीजें। उसका अनशन का मतलब क्या हो गया कि तुम मुझे बाइक नहीं दिला रहे हो, मैं नहीं कर रहा तुम्हारा काम, खुद जाओ, भगवान ने प्यारे प्यारे पैर दिए हैं तुम्हें। मतलब विरोध करना, खाना पीना नहीं छोड़ रहे हो, सिर्फ विरोध कर रहे हो, यह अनशन हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसके बाद भी अगर नहीं माने, तब अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, वो होता है आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल, ठीक है। अनशन का मतलब सिर्फ विरोध है। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 मई 1944 को किस में बैठ गए ये, आमरण अनशन में बैठ गए। इसके बाद तो बहुत कहानियां मिलती हैं कि बहुत दबाव बनाया गया, जिस जेल में टिहरी में रहा करते थे, बहुत कहानियां मिलती कि भाई एक ही लोटा पानी देते थे, जिसको इनको दिन भर इस्तेमाल करना था, वो किसी पिए नहाए या जो करना करे। बहुत अत्याचार इन पे होते थे। कहते हैं काफ़ी चीज़ें मिलती हैं कि भाई इनको खिलाने पिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, ये भी कहानी मिलती है। ये भी कहते हैं कि इनको मतलब ठीक करने के लिए कुनैन का इंजेक्शन दिया गया। ये कहानियाँ मिलती हैं। अब इसमें कौन सी सच है कौन सी झूठ है ये नहीं पता है, लेकिन प्रयास किया गया
लेकिन इनका शरीर इतना वीक हो गया था भूख हड़ताल के कारण कि उस वजह से इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। लेकिन उस मौत को ये बता नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप बोरे में बंद करते हैं। तो जहाँ पे इनकी जेल थी वहाँ से नदी थोड़ा ही पीछे थी। अब तो टिहरी में जलमग्न हो चुकी है वो जेल, लेकिन वहीं से ये देखो किस नदी में फेंक दिया गया था, भिलंगना में। भागीरथी में नहीं फेंका था, भिलंगना में फेंका था। तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी जो मृत्यु होती है कब हो जाती है, 25 जुलाई 1944 को। इसलिए 25 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से 25 जुलाई को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।